Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 17 सितंबर 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है भोज वेटलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स आर कंसिडर्ड टू बी वाटर इंटेंसिव। दोस्तों नीचे ऑप्शन को अगर आप देखते हो तो इन चारों ऑप्शंस में दो दो अलग अलग फसलों के जोड़े बनाकर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से चार पेयर्स आपके सामने हैं। पूछा जाता है कि इन चारों पेयर्स में से कौन सा एक ऐसा पेयर है जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप की तरह देखा जाता है। अब क्वेश्चन यह है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स कौन सी होती हैं। वाटर इंटेंसिव फसलें वो होती हैं जहां पर पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है उस फसल को उगाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए व्हीट एंड राइस, ऑप्शन बी व्हीट एंड शुगर केन, ऑप्शन सी शुगर केन एंड राइस या ऑप्शन डी व्हीट एंड ग्राम। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उस पर पार्टिसिपेट करना है जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आप लोगों ने इस टॉपिक को लेकर पिछले कुछ समय पर ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पर भी देखे होंगे। मैं आपको इसके बारे में एक सटीक इन्फॉर्मेशन जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे अलग अलग आर्टिकल्स हैं वो क्या बता रहे हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन यह है, क्या वाकई में अंतरिक्ष में एलियंस रहते हैं। अब इस पर बिलीव करने वाले भी कई सारे लोग हैं और बिलीव ना करने वाले भी कई सारे लोग हैं। कुछ लोगों का मानना है कि देखो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है तो एलियंस हो सकते हैं, ऐसा यूनिवर्स है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, हम एग्जिस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एलियंस भी एग्जिस्ट करते होंगे। तो एक तरफ यहाँ पे ये चीज़ मानने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमारा साइंस है, साइंस यहाँ पर इसको अवॉइड करता है। साइंस का कहना यह है हमारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है एलियंस को लेकर, तो हम इसके बारे में कोई जानकारी देंगे नहीं और हम यहाँ पर एलियंस के ऊपर अभी बिलीव भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती है। रिसेंटली इसको इतना ज़्यादा कवरेज इसलिए मिल रहा है क्योंकि नासा की एक रिपोर्ट आ चुकी है। नासा ने थर्सडे में 33 पेजेस की 33 पेजों की एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और उस इन्फॉर्मेशन को देखकर हो सकता है कि कई सारे लोगों के जो विचार हैं एलियंस को लेकर वो चेंज हो जाएं। अब नासा ने क्या बोला है आओ मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सोर्सेज दिखा देता हूँ कि वाकई में यहाँ पे इसके बारे में चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स लगातार पब्लिश हो रहे हैं। ये तो मैं आपको वो आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ जो इंडिया में पब्लिश हो रहे हैं, वैसे इसकी चर्चा ओवरऑल पूरे दुनिया में हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पर हर एक आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आर्टिकल है डू एलियंस एग्जिस्ट, नासा यहाँ पर एक रिपोर्ट लेकर आएगा। वैसे ये 2 दिन पहले का आर्टिकल है तो रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, रॉयटर्स हो गया और इवन बीबीसी न्यूज़ हो गया, सभी ने कहीं ना कहीं इसके बारे में जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश किए हुए हैं। चलो अब समझते हैं हम लोग एग्जैक्टली मैटर है क्या। तो दोस्तों थर्सडे में ऑलरेडी ये 33 पेज की जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हो चुकी है। उस रिपोर्ट ने मेनली फोकस किया है यूएफओ के ऊपर में। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ना, यही है यूएफओ। इस तरीके से यहाँ पर यूएफओ नज़र आता है। यूएफओ की फुल फॉर्म होती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ को दोस्तों हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है यूएपी, ठीक है। यूएपी के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आपने दोनों वर्ड्स ध्यान रखने हैं। यूएपी का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड एनोमेलस फिनोमेना। तो इसको हम लोग इन्हीं दोनों वर्ड्स यानी यूएफओ और यूएपी के नाम से जानते हैं। खैर यूएफओ ज़्यादा पॉपुलर है, आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं यूएफओ के बारे में, तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब जो लोग हैं ना वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस प्रकार के टॉपिक्स के अंदर में कि यार कोई भी अगर न्यूज़ निकल कर आती है तो फटाफट लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं ऐसी खबर थोड़े दिनों पहले की भी है।
थोड़े दिनों पहले मैक्सिको के अंदर में 1000 साल पुरानी एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी क्या कह सकते हो, बिल्कुल वो स्केलेटन है, हड्डियों का कंकाल मिला है। अब दोस्तों यहाँ पे वो जो कंकाल है ना, उसको बोला जा रहा है कि वो 1000 साल पुरानी एलियन की बॉडी है, क्योंकि उस कंकाल का हाथ देखोगे तो उसमें केवल 3 उंगलियां हैं और उसका जो फेस है वो भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके से एलियन जैसा फेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ऐसी डेड बॉडी यहाँ पर मिली है मैक्सिको में। मैक्सिको का जो पार्लियामेंट है वहाँ पर भी एक यूएफओ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया। खैर कई सारी रिपोर्ट्स अभी भी इसको अप्रूवल नहीं दे रही हैं। कई सारी रिपोर्ट्स का कहना यह है कि ये अभी भी यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर और रिसर्चेस होना बाकी हैं, क्योंकि ये जो रिसर्चेस हैं ये बहुत कम है हमारे पास में आज के समय पर। सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं है एलियंस को लेकर। ना अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नासा की जो ये रिपोर्ट है ये क्या बोलती है। तो दोस्तों यहाँ पे नासा की रिपोर्ट ने क्या बोला है मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक नासा क्या कहता हुआ है शुरू से कि देखो हमारे पास भी कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास भी कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके लिए हम कह सकें हाँ कि यूएफओ एग्जिस्ट करता है या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। तो नासा भी इन चीज़ों में यहाँ पर बिलीव नहीं कर रहा था। लेकिन जो ये नई रिपोर्ट आई है, इस नई रिपोर्ट में एक लाइन नीचे ज़रूर से ऐड हो चुकी है। इस रिपोर्ट के रिलीज़ के तौर पर जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, उन्होंने ये बोला है कि वो बिलीव करते हैं कि बिल्कुल यूनिवर्स के अंदर में कोई दूसरी लाइफ ज़रूर एग्जिस्ट करती है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक दूसरी लाइफ हो सकता है, वो एलियंस की बात कर रहे हैं, तो दूसरी लाइफ ज़रूर एग्जिस्ट करती है हमारे अलावा। बट क्योंकि हमारे पास में बिल्कुल ठोस एविडेंस नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम किसी कंक्लूजन पर नहीं आएंगे इसके ऊपर। इससे अच्छा यह है कि और ज़्यादा थोड़ा सा रिसर्च किया जा सके, थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर इसका ऊपर स्टडी किया जा सके। साथ ही साथ में इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि नासा ने कुछ जो हाई क्वालिटी की ऑब्जर्वेशंस है वो ज़्यादा की नहीं है। कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली हैं पहले भी, लेकिन वो ऑब्जर्वेशंस जो पकड़ी गई हैं, जो देखी गई हैं, उसके बेसिस पर किसी कंक्लूजन पर नहीं उतर सकते। उसके बेसिस पर कोई एक कह सकते हो परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो जो ऑब्जर्वेशंस की गई वो ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की नहीं थी। उसके ऊपर थोड़ा और हमें फर्दर क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि ऑब्जर्वेशंस को मजबूत कर सकें, एक सटीक एविडेंस के साथ में एक परफेक्ट स्टेटमेंट हम दे सकें एलियंस को लेकर। लेकिन अभी वो स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते क्योंकि इसको लेकर कुछ रिसर्चेस जारी हैं और इसके लिए नासा ने बोला है कि हम काम करेंगे इसके ऊपर। और दोस्तों इसी रिपोर्ट के अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि इस यूएफओ को लेकर कई सारे जो केसेस हमारे दुनिया भर में चर्चा में थे, इसका जो वीडियो वगैरह है वो सब भी यहाँ पर कह सकते हो डिस्कस किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर में। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, पेंटागन ने एक वीडियो रिलीज़ किया था कि वहाँ की यूएस की जो नेवी है उन्होंने एक फ़ोटो क्लिक किया है यूएफओ का। एक यूएफओ उड़ रहा है, ठीक है, उसका यहाँ पर एक वीडियो जो है वो तैयार किया गया है। लेकिन क्या है ना कि वो प्रॉपर क्लियर नहीं है हमारे पास में। तो अगेन नासा ने ये बोला ठीक है वो लग रहा है उस तरीके से, लेकिन अभी भी हम क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। इसको लेकर एक सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, कोई कंक्लूजन पर नहीं उतर सकते, क्योंकि अगेन वो चीज़ें हमारे पास में बिल्कुल क्लियर नहीं है, हाई क्वालिटी के इमेजेस हमारे पास में नहीं है। बट इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि अब हम काम कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में सभी इन्फॉर्मेशंस आपके सामने आ जाएंगी इस यूएफओ को लेकर। इसके लिए हमें कुछ नई टेक्निक्स के ऊपर काम करना होगा, ठीक है। तो स्पेस एजेंसी ये जो यूएस की है नासा, इन्होंने बोला कि यूएफओ को अगर स्टडी करना है तो इसके लिए हमें नई साइंटिफिक टेक्निक्स चाहिए, उन टेक्निक्स का यूज़ करके ही हम यहाँ पर इसको स्टडी कर सकते हैं। और जो हमारी एडवांस सैटेलाइट्स हैं इससे थोड़ा सा और ज़्यादा हमें एडवांस आना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम इसके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे। और उसके लिए यहाँ पर नासा ने कह सकते हो एक जो पर्सन है, एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया है, यूएपी का एक नया डायरेक्टर बना दिया है। अब उस डायरेक्टर का नाम नहीं पता चला है बट डायरेक्टर बना दिया है। और अपॉइंट करने के बाद में यहाँ पर ये बोला है कि अब ये यूएपी सीधा सीधा यहाँ पे काम करेगा और ये डायरेक्टर यहाँ पर इसके ऊपर काम करेंगे और एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेंगे। और जो भी यहाँ पर ये मुद्दा लंबे समय से चल रहा है, डिबेट छिड़ी हुई है लोगों में, होते हैं नहीं होते हैं, इसको लेकर सारी डिस्कवरीज करने के बाद में जो भी सटीक एविडेंसेस होंगे हमारे पास में, उसके साथ हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट लेकर आएंगे। समझ गए? तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, ठीक है। अभी भी कोई सटीक यानी कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है, बट इसके ऊपर अब से काम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे ना अपने यूट्यूब चैनल पर मैं पहली बार एलियंस को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और पहली बार मैंने यहाँ पर कोई आर्टिकल डिस्कस किया है इस चैनल पर। एनीवे, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस से आप इसको लिंक कर सकते हो। तो कनाडा और इंडिया के बीच में जो व्यापार को लेकर बातचीत चल रही थी, उस बातचीत के ऊपर अभी एक रोक लगा दिया गया है। ये बात हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब जी ने बता दी है। दोस्तों पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अभी जो G20 समिट चला ना, इस G20 समिट के दौरान कनाडा भी आया। तो कनाडा के यहाँ पर जो PM हैं वहाँ के जस्टिन ट्रूडो, वो यहाँ पर आए इंडिया में।
अब इंडिया में आने के बाद मीटिंग्स होने के बाद में जो कुछ बायलैटरल डिस्कशंस भी होते हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई अब की बार। और ऐसा पिछली बार इंडोनेशिया में जो समिट हुआ था G20 का, वहाँ पर भी बेइज्जती हुई थी। और वो जो वीडियोज़ है वो लगातार यहाँ पर वायरल हैं, क्योंकि जो पीएम मोदी के साथ में जो डिस्कशन हुआ था जस्टिन ट्रूडो का, तो वहाँ पे मेन फोकस पीएम मोदी ने किया था कि भाई कनाडा के अंदर में जो एंटी इंडिया इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कनाडा की सरकार कुछ कर नहीं रही है। कहीं ना कहीं कनाडा का एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे। सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे खालिस्तान की, ठीक है, खालिस्तान का जो ये मुद्दा है वो लगातार यहाँ पर उठता है और कनाडा से यहाँ पर उठता हुआ चले जाता है। आपको पता होगा कनाडा में यहाँ पर ये लोग वोटिंग रेफरेंडम वगैरह भी करवाते रहते हैं, ठीक है, किस चीज़ को लेकर के खालिस्तान बनेगा एक, ठीक है, पंजाब को तोड़कर वो खालिस्तान बनाएंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं सिख कम्युनिटी में जो कि यहाँ पर खालिस्तान की डिमांड करते हैं। और कनाडा में बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि खालिस्तान सपोर्टर हैं, उनको यहाँ पर एक खालिस्तान चाहिए। कई बार प्रोटेस्ट हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर इंडिया को कई बार डिसरिस्पेक्ट किया है, एंटी इंडिया पूरी तरह से यहाँ पर वो हो चुके हैं खालिस्तान की डिमांड में। ऐसे कुछ ही लोग हैं, लेकिन होता क्या है कि जो कनाडा की सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है इनके खिलाफ, ठीक है। और कनाडा की सरकार ने यहाँ पर लगातार आप कह सकते हो कुछ ना करके इनको और ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब ये मुद्दा उठाया गया जस्टिन ट्रूडो के सामने, तो जस्टिन ट्रूडो बोलते हैं कि देखो जो कनाडा है ना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बिलीव करता है, ठीक है, हम इस चीज़ को डिफेंड करते हैं, तो हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं। भाई यहीं से क्या होता है, जो रिलेशंस है उसमें दरारें आनी शुरू हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप एंटी इंडिया जैसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। और ऐसा भी धीरे धीरे हो भी रहा है। उसका पहला रूप आप ये देखोगे कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो व्यापार को लेकर बातचीत चल रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशंस चल रहे थे, उसको लेकर ऑलरेडी 6 बार बातचीत हो चुकी थी, पता है, 6 राउंड स्टॉक हो चुके थे कि हाँ बिल्कुल फ्री ट्रेड डिस्कशंस होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते ही जो व्यापार है दोनों देशों का वो तेज़ी से बढ़ जाएगा, जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ चार्जेस लग रहे थे वो हम माफ़ कर देंगे। तो अब क्या हुआ, उस ट्रेड के ऊपर जो बातचीत हो रही थी उसको रोक दिया गया है। और वो सर्टेन इश्यूज़, कौन से सर्टेन इश्यूज़ हैं, वही बेसिकली खालिस्तान वाला मेन इशू आपको देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिकल इशू है जिसके ऊपर सरकार ही बोल रही है, जिसकी वजह से आज ये डिस्कशन नहीं हो पाएंगे। आगे डिसाइड करेंगे, जब भी यहाँ पर कनाडा तैयार होगा तभी बातचीत की जाएगी, बट अभी यहाँ पर ये डिस्कशंस को पूरी तरह से रोक दिया गया है, समझ गए। तो ट्रेड टॉक को लेकर भी ज़्यादा कोई बातचीत होगी नहीं। इसके बेसिस पर यानी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपने क्या पढ़ना है, एग्जाम के लिए आपने इंडिया और कनाडा का जो रिलेशंस है वो पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम लोग व्यापार की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो कमर्शियल रिलेशंस है भारत और कनाडा के, उसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आपके पास में होने चाहिए, जो कि आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज़, अगर हम दोनों दोस्तों यहाँ पे जो इंडिया और कनाडा है, इन दोनों का अगर हम लोग एक बैकग्राउंड संबंध देखते हैं, इतिहास देखते हैं, तो दोनों देशों के बीच में जो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ये इस्टेब्लिश हुए थे 1947 में। और जो ये बायलैटरल रिलेशंस है दोनों देशों के, ये धीरे धीरे यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल गए। कब बदल गए, जब पीएम मोदी कनाडा को विजिट करे थे 2015 में। और उसके बाद से यहाँ पर जो संबंध है वो लगातार मजबूत होते हुए चले। कई सारे सेक्टर्स में इंडिया कनाडा साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन यहीं पर कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से रिलेशंस आज थोड़े से डिक्लाइन वे में आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल रिलेशंस कैसे रहे हैं भारत और कनाडा के बीच में, दोनों के बीच में किस लेवल पर व्यापार रहा है। तो व्यापार जानना है तो सबसे पहली लाइन में ये सारी चीज़ें कह सकते हो कि सामने आ जाएंगी। इंडिया जो है कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था दोस्तों। भारत जो है 2022-23 के अंदर में इंडिया ने लगभग $4.10 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था कनाडा में। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है कनाडा के प्रति वो $4.10 बिलियन का था 2022-23 में, और ये 2021-22 से बढ़ गया है। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा व्यापार हुआ है, हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है कनाडा को। पिछले साल ये एक्सपोर्ट $3.76 बिलियन का था। तो ये तो बात हो गई हमारी एक्सपोर्ट की, लेकिन हम कनाडा से कई सारा सामान इंपोर्ट भी करते हैं। तो कनाडा से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान 2022-23 में वो लगभग $4.05 बिलियन का है, और 2021-22 में यहाँ पर ये जो इंपोर्टिंग थी हमारी वो $3.13 बिलियन की थी। तो अगेन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को ही देखोगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा मात्रा में हुआ है कनाडा से हमारा ऐसा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या क्या आइटम्स हम लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। जो ज़्यादातर आइटम्स भारत से एक्सपोर्ट हुए हैं कनाडा में, उसमें आ जाता है हमारा जेम्स आ गया, ज्वेलरी आ गया, प्रीशियस स्टोन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, इस प्रकार की कई सारी और चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया कनाडा से क्या इंपोर्ट करता है, तो भारत इंपोर्ट करता है पल्सेस को, न्यूज़ प्रिंट, वुड पल्प, एबेस्टॉस, पोटैश, आयरन, उसके बाद आयरन स्क्रैप, कॉपर, मिनरल्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कनाडा से इंपोर्ट की जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो व्यापार है दोनों देशों के बीच में चलता है। इतना ही नहीं, बात आती है इन्वेस्टमेंट की, निवेश की, तो कैनेडियन पेंशन फंड इन्होंने ढेर सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है भारत के अंदर में।
तो कनाडा का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो $55 बिलियन के आसपास का है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो एफडीआई है, जो कनाडा से सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है भारत में, ये साल 2000 से लेकर अभी 2023 तक तो बात करें तो लगभग $4.07 बिलियन का है। तो आप इमेजिन करो यहाँ पर कि कितने मजबूत कमर्शियल रिलेशंस हैं। लेकिन इस प्रकार के जो इश्यूज़ हैं वो ऐसे कमर्शियल रिलेशंस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे या बहुत पीछे ले आएंगे, समझ गए। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों ही देशों के बीच में ये जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, या जो ये ईपीटी है, जिसको हम लोग अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, तो इस ट्रेड एग्रीमेंट से, कोई सा भी ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो इन दोनों से दोनों ही देशों को फ़ायदा होगा। दोनों ही देशों के बीच में जो व्यापार है वो और तेज़ी से बढ़ पाएगा। और मार्च 2022 से ही लगातार डिस्कशन चल रहे हैं। मार्च 2022 में इंडिया और कनाडा दोनों ने मिलकर अग्री कर लिया था कि हम एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को वापस से रीलॉन्च करेंगे, व्यापार को और आपस में बढ़ाएंगे। फिर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट को भी करेंगे, ताकि रिलेशंस को, व्यापार के रिलेशंस को और मजबूत एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सके। लेकिन क्या हुआ, बार बार यहाँ पर मीटिंग होती हुई चली गई। अभी इस साल जुलाई तक यहाँ पर लगातार 8-10 बार यहाँ पर डिस्कशंस हो चुके हैं। लगभग अगर हम बात करें तो 9 बार यहाँ पे डिस्कशंस हो चुके हैं दोनों के बीच में, लेकिन व्यापार को लेकर कोई सोल्यूशन नहीं आया था। अब की बार सोचा था कि भैया G20 समिट में जो ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, जब इंडिया आएंगे तो अब की बार हम लोग ये डिस्कशंस को फाइनल कर देंगे। अब की बार यहाँ पर जो ये व्यापार को लेकर बातचीत है, ये एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, रिलेशंस और ख़राब हो गए और ये एग्रीमेंट के ऊपर जो बातचीत हो रही थी पिछले कुछ समय से, वो भी बातचीत रुक गई है, समझ गए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो बैकग्राउंड डेटा मैंने आपको दिखाया है वो एग्जाम में आपको सीधा हेल्प करेगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। डेली बेसिस पर उस पेड ग्रुप के अंदर में आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने इंडिया कनाडा का रिलेशन डिस्कस किया, उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा मैंने आपको समझाया। अगर आप लोग इन चीज़ों को नोट डाउन करने बैठते हो तो काफ़ी समय लग जाएगा नोट्स बनाने में। तो उसका एक अच्छा सोल्यूशन यह है कि आपको प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ दे दिया जाता है। बिल्कुल, आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, या फिर अपने पास में उसको स्टोर करके भी रख सकते हो, या फिर ग्रुप से सीधा आप उसको पढ़ भी सकते हो कंटेंट को। तो हर तरीके की जो फैसिलिटी है उस ग्रुप में अवेलेबल है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल और केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है 499 का, उसके बाद कोई दोबारा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। उस ग्रुप के जितने बेनिफिट्स आप उनको अवेल कर सकोगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप पर जाना है। आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लेना कि मुझे इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अपने आप को पूरा सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगी। तो आप यहाँ पर अगर दोनों मीडियम से हो, किसी मीडियम से हो, आपको सीधा सीधा यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। बाकी एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन को प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको यार सपोर्ट कर सकते हो, उसको यहाँ पे पहुँचा सकते हो। बाकी अगर आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पे जाकर दीपक यादव एजुकेशन लिखना, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आज का वीडियो डिले हो चुका है यार, मेरी तरफ ना बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से वाईफाई में काफ़ी बार इशूज़ आ जाता है। खासकर हमेशा बारिश में वाईफाई इशूज़ को फेस कर रहा हूँ। सुबह से लेकर पहले देखता रहा, न्यूज़पेपर बहुत लेट अपलोड हुआ है। आज बहुत सारे कारण जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया है, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ यार आपको मैं वीडियो थोड़ा जल्दी प्रोवाइड करवा सकूँ। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कुछ टेक्निकल इशू चल रहे हैं मेरे चैनल पर, स्पेशली कुछ टेक्निकल इशू चल रहे हैं। मैं वीडियो को जल्दी अपलोड कर रहा हूँ तो वो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। जहाँ अपलोड होने में 5 मिनट लगते हैं वहाँ अपलोड होने में 1.5 घंटा लग रहा है। तो वो आप समझ सकते हो कितना बड़ा गैप हो जाता है। और फिर उसके बाद जब अपलोड हो जाता है तो कभी उसमें साउंड नहीं होती, कभी वीडियो प्रोसेस करता रहता है, चलता ही नहीं है। तो पता नहीं, फिर मुझे उसको दोबारा अपलोड करना पड़ता है। फिर मैं दोबारा अपलोड करता हूँ, फिर इतना ही टाइम मुझे दोबारा लग जाता है। खैर करते रहेंगे, देखते हैं कब तक इशू आएगा। अभी इसी साल अप्रैल के महीने में हमने ये वाले इश्यूज़ फेस किए थे, कुछ दिन तक इशू चला था। मुझे नहीं पता यार कब तक सही होगा, लेकिन आशा है जल्दी सही हो जाए, हम सब की जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी निपट जाएँ। ना जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या बात की जा रही है, एवेजिव न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर टीबी पेशेंट्स। देखो जो ट्यूबरक्लोसिस के मरीज होते हैं, टीबी के जो मरीज होते हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन अगर ज़िंदगी को बचाना है तो वह है न्यूट्रिशन। अच्छा न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है। न्यूट्रिशन मतलब अच्छा पोषण लेना ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये जो टीबी की बीमारी हो रही है वो अंडर नॉरिशमेंट की वजह से हो रही है।
क्योंकि उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता, जिससे बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। समझ गए? तो अंडर न्यूट्रिशन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, इसको यहाँ पे सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, अगर टीबी के पेशेंट्स को ठीक करना है या टीबी से बचना है, हमें टीबी को ख़त्म करना है अपने देश से, तो हमें स्पेशल फोकस करना पड़ेगा अंडर न्यूट्रिशन के ऊपर में। कुछ स्कीम्स लेकर आनी पड़ेंगी जहाँ पर हम लोगों को अच्छा पोषण दे सकें। तो दोस्तों, अंडर न्यूट्रिशन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीबी की बीमारी का। 2019 में प्रीति सूडान, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थी, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था कि जो अंडर न्यूट्रिशन के अंदर जो पॉपुलेशन है भारत की, उसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हो टीबी के इंसिडेंसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। 55% से ज़्यादा केसेस टीबी के यहाँ पर केवल अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हैं। 2022 की जो स्टडी है, इसमें भी बताया गया कि 45% जो लोग हैं भारत में वो अंडर नॉरिश्ड हैं, जिनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, अच्छा पोषण नहीं उनकी बॉडी में। और इसके हिसाब से जो टीबी के केसेस है 1.2 मिलियन के आसपास हर साल ये केसेस निकल रहे हैं। हालांकि न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने कई सारी स्कीम्स को स्टार्ट करने की कोशिश की, जैसे यहाँ पर निक्षय पोषण योजना को स्टार्ट करने की कोशिश की। निक्षय पोषण योजना में क्या किया गया, जो टीबी वाले मरीज हैं इनको 500 रुपये पर मंथ देने की कोशिश की गई कि 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा ताकि आप यहाँ पे अपना न्यूट्रिशन ले सको। लेकिन दोस्तों, ये 500 रुपये पर मंथ, क्या ये सही है? ये अमाउंट कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है? तो ये फोकस किया गया था, बट यहाँ पर इस स्कीम के ज़्यादा आउटकम्स नज़र नहीं आए, ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर नज़र नहीं आए इस 500 रुपये से। ठीक है। फिर सितंबर 2022 में इंडिया ने यहाँ पर एक और न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था निक्षय मित्र। यहाँ पर फोकस किया गया अगेन टीबी के पेशेंट्स के ऊपर। और उसके अलावा 2022 में तमिलनाडु, आप कह सकते हो, हमारे देश का पहला राज्य बनता है जिन्होंने अलग से टीबी केयर प्रोग्राम स्टार्ट किया, ताकि टीबी से मरने वाले जो लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके, टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनको ठीक किया जा सके, उनका प्रॉपर डायग्नोसिस किया जा सके, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तमिलनाडु ने कहीं ना कहीं अंडर न्यूट्रिशन के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अंडर न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सीवर अंडर न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं। सीवर अंडर न्यूट्रिशन वाली जो कंडीशन होती है वो अंडर न्यूट्रिशन से भी ज़्यादा ख़राब होती है, यानी यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं, बॉडी के अंदर में ना मल्टी वाइटामिन्स हैं ना मिनरल्स हैं। ठीक है, बॉडी बस खाली यहाँ पर काम कर रही है जो भी यहाँ पर कर रही है, अदरवाइज़ बॉडी के अंदर कोई ताकत, कोई जान, कोई न्यूट्रिशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ऐसी कंडीशन भी हमको देखने को मिलती है। तो इसके लिए यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि हमें एक बड़े लेवल पर कुछ स्कीम लाने की ज़रूरत है। तो अगर हम इंडिया की जो टीबी रिपोर्ट है 2023 की, इस टीबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 2.4 मिलियन के आसपास, यानी 24 लाख के आसपास टीबी के केसेस हमको नज़र आते हैं, जिसमें से 1.6 मिलियन के आसपास जो केसेस हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे 2022 में एक बार पेमेंट मिल चुका है इस पोषण योजना के तहत। लेकिन वो जो पेमेंट है वो बहुत कम है, अगर बढ़ाने की कोशिश की गई है तो वो इतना बढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा पेमेंट यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। तो पेमेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत मिनिमल पेमेंट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो सकती। समझ गए? तो इसके लिए यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि हम पूरे ओवरऑल इंडिया को लेकर ऑल इंडिया लेवल पर किसी चीज़ को लॉन्च करें जिससे टीबी के पेशेंट्स को ठीक किया जा सके। और उस स्कीम के अंदर स्पेशल फोकस हमारा अंडर न्यूट्रिशन के ऊपर होना चाहिए कि भाई अंडर न्यूट्रिशन से लड़ना है तो सभी लोगों के लिए एक अच्छा पोषण हम लोग रेडी कर सकें। समझ गए? तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल। तो ये आर्टिकल ऐसे आते जाते तो रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो आपने पढ़ना है वो है टीबी, ये ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कैसे फैलती है, इसको लेकर क्या क्या कंसर्न्स हैं, ये जानना ज़रूरी है। देखो दोस्तों, जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है ना, अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं, अभी तो खैर सबके इलाज है, ठीक हो जाती है टीबी की बीमारी। एक समय था, मुझे याद है, टीबी ना बहुत ज़्यादा मतलब जानलेवा मानी जाती थी, लोग डर जाते थे यार किसी को टीबी हो जाता था। तो टीबी ना एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि बिलोंग करता है माइकोबैक्टीरिया के ही फैमिली से। ठीक है, कुछ माइकोबैक्टीरिया जो है ना, यानी कि जिस माइकोबैक्टीरिया की वजह से टीबी होता है, इसी कुछ माइकोबैक्टीरिया की वजह से टीबी के साथ साथ लेप्रोजी जैसी बीमारी भी इंसानों में या जानवरों में फैलनी शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करूं ह्यूमंस के अंदर में जो ये टीबी है, ये ज़्यादातर उनके फेफड़ों को, उनके लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता है और लंग्स के साथ साथ फिर उसके बाद में धीरे धीरे बाकी सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू करता है। टीबी कोई नई बीमारी नहीं है, बहुत पुराने ज़माने की बीमारी है। टीबी के बारे में कुछ डिस्कशंस लगभग कह सकते हो 3000 BC के समय पर भी किए गए हैं। तो बोला जाता है यहाँ पर जो ये टीबी वाली बीमारी है ये इजिप्ट में एग्जिस्ट किया करती थी आज से 3000 BC के समय पर। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये बीमारी ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, हम इसको ठीक कर सकते हैं, हमारे पास में इसका ट्रीटमेंट है। फिर बात आती है ट्रांसमिशन की। तो टीबी की बीमारी स्प्रेड होती है पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी फैल सकती है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। ये बीमारी कैसे फैलेगी? जर्म्स के माध्यम से। भाई एक इंसान को मान लो टीबी हो गया है और टीबी के जर्म्स उसके बॉडी में है और वो किसी नॉर्मल पर्सन के सामने छींक दे, खांस दे, थूक दे, तो उसके जो जर्म्स है ना वो एयर में रिलीज़ हो जाएंगे
और वो जो जर्म्स है वो एयर में रिलीज होंगे, नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएंगे। नॉर्मल पर्सन जैसे यहाँ पर उन जर्म्स को इनहेल कर लेगा उसके बॉडी में चले जाएंगे, टीबी की बीमारी उसको भी हो सकती है। तो इस खतरनाक तरीके से ये भी यहाँ पर टीबी फैल सकता है। फिर बात आती है इसके सिम्टम्स की, लक्षण की, क्या लक्षण हो सकते हैं। देखो दोस्तों, जो कॉमन लक्षण होते हैं टीबी की बीमारी में, वो यहाँ पर चेस्ट में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, शरीर में काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है। टीबी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वेट एक इंसान का बहुत कम हो जाता है। अगला वेट लॉस ही यहाँ पर एक सिम्टम है। बुखार बहुत होता है, रात में काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आता है। फिर बात यहाँ पर यह है कि जो टीबी है की बीमारी है, इससे दुनिया भर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। 2019 में 87% नए टीबी के केसेस यहाँ पर देखने को मिले थे 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज़ में। कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा जो टीबी पाई जा रही है आज के समय पर, उनमें से 8 देश कौन कौन से हैं। उनमें से जब 8 देश को देखोगे दोस्तों तो ये लिस्ट आपके सामने है। इंडिया उसमें टॉप पर है, उसके बाद इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। इन सभी कंट्रीज़ में बहुत सारे केसेस आपको टीबी वाले देखने को मिलेंगे। और इंडिया में पिछले कुछ सालों में साल ब साल अगर आप देखोगे तो टीबी के केसेस इंक्रीज़ होते हुए नजर आए हैं। खैर, इसको लेकर हमारे पास में एक वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन, आपको पता होगा, कई बार न्यूज़ में रहती है। बीसीजी वैक्सीन को डेवलप किया है 2 फ्रेंचमैन ने, एक का नाम है एल्बर्ट कैलमिट और दूसरे का नाम है कैमिल गुरिन। तो इन दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया, बीसीजी वैक्सीन को। जो माइकोबैक्टीरियम बोविस है उसी का स्ट्रेन को मॉडिफाई करके, क्योंकि आपको पता है ना, वायरस को वायरस ही काट सकता है, बीमारी को बीमारी काट सकती है। तो एक माइकोबैक्टीरियम में कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद में इस वैक्सीन को तैयार किया गया। इस वैक्सीन का सबसे पहली बार इंसानों में 1921 में यूज़ किया गया था। भारत में बीसीजी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया था 1948 में। पहले लिमिटेड स्केल में थी, फिर धीरे धीरे करके हमने इस वैक्सीन को ज़्यादा मात्रा में मंगाया। फिर 1962 में नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो भारत का था, उस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया हमने बीसीजी वैक्सीन को, कि ये वैक्सीन सभी लोगों को दी जाएगी जिससे यहाँ पर हम लोगों को बचा सकें। क्योंकि यहाँ पर ये जो वैक्सीन है ये टीबी के प्रति एक इंसान को बचा सकती है, ठीक है। यानी कि जो इन्फेक्शन है, खासकर बच्चों में या फिर दूसरे लोग में जो इन्फेक्शन है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो सकता है, उस इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है यहाँ पर ये बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा टीबी से लड़ने के लिए दोस्तों कई सारे और भी इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया भर के एफर्ट्स लगाए गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट रिलीज़ करनी स्टार्ट कर दी, जहाँ पे दुनिया भर में टीबी से कितने भी लोग पीड़ित हैं उनकी रिपोर्ट आने लगी। फिर भारत ने अपने खुद के स्पेशल एफर्ट्स लगाए। वो स्पेशल एफर्ट्स में अगर आप देखोगे तो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान स्टार्ट किया हम लोगों ने। उसके अलावा निक्षय इकोसिस्टम स्टार्ट किया, जिसके बारे में आपको बता रहा था। निक्षय पोषण योजना स्टार्ट की गई, यहाँ पे कुछ 500 रुपये का सपोर्ट देना शुरू किया। फिर एक कैंपेन चलाया गया, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। क्या आज के समय पर कोई वैक्सीन नहीं है? देखो, आज के समय पर हमारे पास में 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक वैक्सीन यहाँ पर VPM वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002, दूसरा MIP माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 2 वैक्सीन देखने को मिलेंगे जिनको डेवलप किया गया है, टीबी के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, और यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी सारी जो रिसर्चेस हैं वो अभी हमेशा हो रही हैं। फिर टीबी की प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम क्या करते हैं, हर साल वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे को ऑब्जर्व करते हैं। तो हर साल दोस्तों आपको पता होना चाहिए 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और 24 मार्च 2023 यानी कि 2023 वाला जो 24 मार्च निकला है, इस साल भी हमने वर्ल्ड टीबी डे को ऑब्जर्व किया था। तो इस साल का जो थीम है वो क्या था? वो था यहाँ पर येस वी कैन एंड टीबी, हम यहाँ पर टीबी को समाप्त कर सकते हैं, उसका अंत कर सकते हैं। ये आपकी बार का यहाँ पर केसेस थे, सॉरी आपकी बार का इसका विषय था, समझ गए। तो ये है यहाँ पर टीबी को लेकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बेटर तरीके से क्लैरिटी आ चुकी है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से, चाहे वनडे एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे मेंस में आए, चाहे प्रीलिम्स में आए, चाहे इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछा जाए, आप हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो चुके हो। इतना डेटा आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। नमाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों आपको पता होगा संडे है, संडे में हमारे एडिटोरियल नहीं फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस आते हैं। एडिटोरियल की तरह ही होते हैं फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पर भी काफ़ी डिटेल आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो 2 आर्टिकल हमारे लिए रेलिवेंट हैं। एक तो ये वाला इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर मैं पूरा नाम लूँ तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो इस कॉरिडोर का जो इम्पैक्ट है व्यापार के ऊपर वो कैसा पड़ेगा, इस कॉरिडोर के क्या फ़ायदे हैं और उसमें क्या नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन पेज पर एक आर्टिकल है वो यहाँ पर ये है, ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में बात करता है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। चलो एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वाले आर्टिकल को कवर करेंगे, व्हाट इज़ ड्राइविंग द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। दोस्तों मैटर क्या है, पहले आप लोग यहाँ पर यह समझना। अभी क्या होता है कि 10 सितंबर 9 से 10 सितंबर हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में स्पेशली G20 का समिट चलता है। उस मीटिंग के दौरान यहाँ पे कई सारे अलग अलग एग्रीमेंट साइन करे जाते हैं।
और यहीं पर एक नया ग्रुप को बना लिया गया है, नया ग्रुप फॉर्म कर दिया गया है जिसका नाम है GBA ग्रुप। GBA का मतलब है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पर इसका हिस्सा हैं। तो इस GBA के 3 तो फाउंडिंग मेंबर हैं। वो 3 फाउंडिंग मेंबर दोस्तों कौन कौन से हैं? उसमें आ जाता है यहाँ पर हमारा इंडिया, US और ब्राज़ील। ठीक है, भारत, US और ब्राज़ील, ये 3 मेंबर्स ने यहाँ पर क्या किया, इसको फाउंड किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ और कंट्रीज़ ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, जैसे अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इन लोगों ने भी क्या कर दिया, अब यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तो इस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंदर में आज के समय पर कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि मेन फोकस कर रही हैं बायोफ्यूल्स को बनाने में। क्वेश्चन यहाँ पर पहला यही आता है कि सर ये बायोफ्यूल्स क्या होते हैं। मैं आपको पहले बता दूँ, जैसे आज के समय पर हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, कोयले का यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। जबकि दुनिया भर की कंट्रीज़ मेन फोकस कर रही हैं कि हमें किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोकना है, किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाना कम करना पड़ेगा। तो फॉसिल फ्यूल्स का कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकता है, यानी इसके बजाय हम कुछ और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल का एग्जांपल ले लें तो भाई दुनिया भर की गाड़ी मोटर पेट्रोल से चल रहे हैं। ठीक है, तो पेट्रोल यहाँ पर दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं। इंडिया काफ़ी सारा पेट्रोल परचेज कर रहा है अरब नेशन से। तो कहीं ना कहीं इससे पोल्यूशन ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें क्या फोकस करना पड़ेगा भाई, इसका कुछ ऑल्टरनेटिव चुनना पड़ेगा। इसके बजाय कोई दूसरा ऑप्शन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, हमारा काम भी ना रुके और कह सकते हो पोल्यूशन रुक जाए। तो हाँ बिल्कुल, उसका सही ऑप्शन क्या होगा, बायोफ्यूल। बायोफ्यूल हम लोग क्रॉप से बनाते हैं, फसलों से बनाते हैं। अब बायोफ्यूल्स में बेसिकली दोस्तों अलग अलग जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो इन चारों जनरेशन्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बायोफ्यूल्स होते क्या हैं थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। हमारा जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने डिफाइन किया है कि जो बायोफ्यूल है एक लिक्विड फ्यूल होता है। जैसे पेट्रोल है वैसे लिक्विड तरीके का फ्यूल देखने को मिलेगा, लेकिन वो हमारे क्रॉप से बनाया जाएगा, हमारे फसलों से बनाया जाएगा, जिससे कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होगा। समझ गए? मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में क्या है। बायोफ्यूल्स कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल बायोफ्यूल्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड। अगर हम नेचर में देखें तो जैसे लकड़ियाँ हो गई, ड्राई प्लांट्स हो गए, मटेरियल हो गए, मैन्योर हो गया। लिक्विड में बायो इथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, ये हमारे बायोफ्यूल्स हैं। गैसियस में बायोगैस हो गया, ये हमारे बायोफ्यूल्स हैं। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जिसको एक ऑर्गेनिक मैटर से बनाया जा सके थोड़े से दिनों में, कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में, कुछ महीनों में, उसको हम लोग यहाँ पर बायोफ्यूल का दर्जा देते हैं, वो बायोफ्यूल कहलाता है। बायोफ्यूल की दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज हैं। क्वेश्चन पहले यहाँ पर यह भी है कि बायोफ्यूल का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं। भाई डीजल की जगह बायोफ्यूल का यूज़ हो सकता है, पेट्रोल की जगह बायोफ्यूल का यूज़ हो सकता है, बाकी सारे फॉसिल फ्यूल्स, कोयले वगैरह सभी की जगह पर हम बायोफ्यूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बायोफ्यूल में वो ताकत होती है कि इसको जलाओ तो ये हीट जनरेट करेगा, हीट जनरेट करने के साथ साथ यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जैसे पेट्रोल के दाम भी अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं, इससे पोल्यूशन भी हो रहा है। तो दुनिया भर को पोल्यूशन भी कम करना है, पैसा ही बचाना है, तो उसका एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि भैया पेट्रोल से सीधा शिफ्ट हो जाओ बायोफ्यूल के ऊपर। समझ गए? अब बायोफ्यूल के दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज हैं, 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। वो 4 कैटेगरीज क्या बोलती हैं वो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। इस फोटो में आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। बायोफ्यूल का जो फर्स्ट जनरेशन है, ये जो फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल होता है इसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। ये पोल्यूशन पैदा करेगा लेकिन थोड़ा कम करेगा बाकी सारे फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में कार्बन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। ये किससे बनता है? हमारे चीनी से, कॉर्न से, जो मक्का है, या स्टार्च से बनाया जाता है। फिर सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल होता है इसमें जो ग्रीन हाउस गैस कंटेंट होता है ये पहले से कम होता है, यानी पहला वाला पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा करेगा, दूसरा वाला जो है पहले वाले से पोल्यूशन थोड़ा कम करेगा, इसमें पोल्यूशन कम होगा। अब सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल किससे बनाया जाता है? हमारा राइस हस्क, चावल की जो भूसी होती है उससे, जो लकड़ियों के छोटे छोटे चूरे होते हैं उससे यहाँ पर सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल बनाया जाता है। थर्ड जनरेशन का जो बायोफ्यूल होता है कार्बन न्यूट्रल होता है, ये कार्बन को बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता, कोई यहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन थर्ड जनरेशन का जो बायोफ्यूल है किससे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, जैसे एल्गाई, जो हमारी काई होती है ना, काई पानी के ऊपर आपने देखा होगा हरी कलर की काई जम जाती है, उसी एल्गाई का हम यूज़ करके थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ जनरेशन का जो बायोफ्यूल है ये कार्बन नेगेटिव है, ये क्या कर सकता है? कार्बन को और एब्जॉर्ब कर सकता है। कार्बन नेगेटिव यहाँ पर ये फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल है जो कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप से बनाया जाता है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके अंदर में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है, उनके जीन के अंदर में कुछ चेंजेस करे जाते हैं जिससे कि कुछ स्पेशल फीचर उस फसल के अंदर में ऐड किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसी जेनेटिकली इंजीनियरिंग वाले जो क्रॉप्स हैं इससे यहाँ पर जो हमारा बायोफ्यूल बनेगा वो फोर्थ जनरेशन का बायोफ्यूल होता है। इवन यहाँ पर ये कार्बन नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखना। तो ये चारों के चारों यहाँ पे मैंने आपको जनरेशन बता दिए हैं रिगार्डिंग बायोफ्यूल।
तो बायोफ्यूल क्या होता है, कैसे हम इसको अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम लोग इतना ज़्यादा स्पेशल फोकस बायोफ्यूल के ऊपर आज के समय पर क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि भैया कच्चे तेल को लेकर मारामारी चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर। यूक्रेन वॉर आपको देखने को मिलेगा, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, ठीक है, और वो वॉर अभी भी चल रहा है। रशिया लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, जिसके चक्कर में बहुत सारा जो कच्चा तेल है वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आ पा रहा है। उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। काफ़ी सारे देश यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि ये देश भी काफ़ी सारा कच्चा तेल प्रोड्यूस करते हैं। रशिया बहुत सारा कच्चे तेल एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर की कंट्रीज़ को, लेकिन रशिया के ऊपर जिस तरीके से पिछले कुछ समय पर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के माध्यम से, उसके बाद रशिया की इकोनॉमी पूरी तरह से सिमट सी चुकी है, लिमिटेड हो चुकी है। तो रशिया ज़्यादा व्यापार बढ़कर नहीं कर पा रहा है। तो कई सारी कंट्रीज़ पहले रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी पेट्रोल और डीजल को लेकर। अभी के समय पर वो क्या कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर रशिया इतना कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। रशिया ने पिछले कुछ समय पर डिस्काउंट में थोड़ा कच्चा तेल बेचा, जिसको भारत ने ढेर सारा परचेज़ किया डिस्काउंटेड वे में। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं इश्यूज़ चल रहे हैं इन क्रूड ऑयल को लेकर। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, क्योंकि इस क्रूड ऑयल का हम यूज़ करते भी हैं, तो इससे बहुत सारा दुनिया भर में जो कार्बन एमिशन आता, कार्बन एमिशन जो हो रहा है वो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को जलाकर हो रहा है। तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल भी करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है कि भैया बहुत सारी जो कंट्रीज़ उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया हम बैटरी के प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी, इससे हमें केवल और केवल बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी हमारे गाड़ी मोटर को चलाने के लिए। और यहीं पर एक स्पेशल फोकस बायोफ्यूल के ऊपर भी किया जा रहा है कि जो बायोफ्यूल है ये बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को संभाल सकता है, और यहाँ पे हमें कच्चे तेल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बायोफ्यूल से काम भी हो जाएगा हमारा, और इससे पोल्यूशन भी कम होगा और एनर्जी बराबर की जनरेट होगी, और दूसरी चीज़ इसको हम अपने देश में प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो क्या बायोफ्यूल में एनर्जी होती है? बिल्कुल, बायोफ्यूल यहाँ पर ढेर सारी एनर्जी को रिलीज़ कर सकता है, जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ। इससे बहुत सारे और भी फ़ायदे होंगे, ठीक है। इससे यहाँ पर बहुत सारी जो जॉब जनरेट होंगी, फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमें ओवरऑल इससे फसलों से यहाँ पे बायोफ्यूल को बनाना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप दोस्तों यहाँ पर यही है कि हमें थोड़ा सा जो ये कच्चा तेल है, जो ये ऑयल वगैरह है, इसके ऊपर से डिपेंडेंसी कम करनी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो दुनिया भर में बहुत सारे पर डे के हिसाब से बहुत सारा जो कच्चा तेल है वो इंपोर्ट किया जा रहा है, और आने वाले समय पर ये जो इंपोर्टिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जबकि भारत ने यहाँ पर अपना खुद कदम उठा रखा है कि भैया 2070 तक भारत नेट न्यूट्रल बन जाएगा, कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा, नेट ज़ीरो एमिशन को हम अचीव कर लेंगे। यानी 2070 के बाद से भारत कोई भी पोल्यूशन पैदा नहीं करेगा, कोई भी प्रदूषण नहीं करेगा। तो इसको लेकर यहाँ पर हमें ये जो स्टेप उठाना थोड़ा ज़रूरी भी है, बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करना ज़रूरी भी है, और हम लोग अभी ये काम कर भी रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत 10% इथेनॉल मिला चुका है अपने पेट्रोल के अंदर में। हम जो कच्चा तेल से पेट्रोल बनाते हैं, जो हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, उसमें 10% इथेनॉल मिला चुके हैं। आने वाले समय पर हमारा टारगेट यह है कि हम इसको 20% बना दें, तो 20% इथेनॉल यूज़ करेंगे हम अपने पेट्रोल के अंदर में, जिससे क्या होगा, पेट्रोल का कम रिक्वायरमेंट होगा। पेट्रोल जितना हमें पहले चाहिए था वो हम लोग थोड़ा कम परचेज़ करेंगे, क्योंकि हम उसमें इथेनॉल मिला रहे होंगे। समझ गए? तो ये यहाँ पर आने वाले समय पर ये कुछ स्टेप्स उठने वाले हैं रिगार्डिंग बायोफ्यूल। तो ये था पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया से जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर मिल चुकी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है हाउ विल मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इम्पैक्ट ट्रेड। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। G20 का समिट हुआ, वो बायोफ्यूल का डिस्कशन हुआ। बायोफ्यूल के अलावा यहाँ पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की दोस्तों बातचीत की गई है। उस कॉरिडोर का नाम है IMEC, ठीक है, IMEC। I से इंडिया, ME से मिडिल ईस्ट, और M से मिडिल ईस्ट, और E से यूरोप, और C से कॉरिडोर। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहाँ पर बनाने की चर्चा की जा रही है। पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर कर सको। दोस्तों यही है वो कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। आओ इसको समझते हैं। यहाँ पर I से हो गया इंडिया, ये हो गया हमारा मिडिल ईस्ट, जिसमें UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल आ गए। ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा यूरोप। खैर अभी ये कुछ कंट्रीज़ हैं, पूरा यूरोप आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। हुआ क्या है कि अभी हमें अगर यूरोप के साथ में जुड़ना हो तो हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इधर से जाएंगे स्वेज कैनाल से निकलकर, ऐसा यहाँ पर हमें जाकर यूरोप से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। इसका अच्छा ऑप्शन यहाँ पर G20 समिट में ये डिसाइड किया गया कि भारत को, मिडिल ईस्ट को और यूरोप को, तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे और तीनों के बीच में खूब सारा व्यापार हो सकेगा। कैसे? तो इसके लिए यहाँ पर एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके लिए यूएस भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। अमेरिका यहाँ पर इस कॉरिडोर को तेज़ी से प्रमोट कर रहा है। रीज़न, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भैया हमें चाइना को टैकल करना है,
क्योंकि अगर ये कॉरिडोर बन गया तो समझ लो चाइना को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकेंगे। रीज़न, क्योंकि चाइना दूसरी तरफ दुनिया भर के अंदर पैर पसार रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कई सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी यहाँ पर उसने अपने पूरी तरह से पैर जमा लिए हैं, आगे और कंट्रीज़ को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन अब ये जो आईमैक कॉरिडोर है ये भारी पड़ रहा है चाइना के ऊपर। मैं आपको एक न्यूज़ ये भी बता दूं कि जैसे ही आईमैक कॉरिडोर का पूरा ये डिस्कशन हुआ कि भैया ये पूरा कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, इसके बाद जो इटली नाम का कंट्री है, इटली ने यहाँ पर कह सकते हो इस चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ भी कर लिया है। इटली ने बोला कि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये इम्पैक्ट यहाँ पर चाइना को काउंटर कर रहा है और इसमें यूएस के ऑब्वियस सी बातें मज़े हैं। भले यहाँ पर यूएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यूएस तो मज़े लेगा, यूएस यहाँ पे सपोर्ट करेगा, क्योंकि यूएस चाहता है कि भाई चाइना कभी भी यूएस को ओवरटेक ना कर सके। इसलिए यहाँ पर ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को तेज़ी से प्रमोट किया जा रहा है। इसमें होगा क्या, भारत का जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह को हम यहाँ पे मिडिल ईस्ट के बंदरगाह से जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल यूएई का यहाँ पर कोई बंदरगाह है, इस पोर्ट को इस पोर्ट से जोड़ देंगे। सपोज़ भारत से कुछ सामान हमें यूरोप में पहुँचाना है, तो कैसे जाएगा, पहले जहाज़ से वो सामान सीधा इस बंदरगाह जाएगा और उस सामान को उतारा जाएगा। उतारने के बाद में ये रेलवे लाइन आप देख रहे हो, ये रेलवे लाइन अभी नहीं है, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इस रेलवे लाइन से यूएई को सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया को जॉर्डन से, और जॉर्डन को लास्ट में जो ये ब्लू कलर का कंट्री दिख रहा है इजराइल से जोड़ दिया जाएगा। तो ये रेलवे लाइन को यहाँ पर एक तरीके से तैयार किया जाएगा। तो ये जहाँ से सामान यहाँ पहुँचा, उसको फिर रेलवे लाइन से हमने सीधा इजराइल पहुँचाया। इजराइल का यहाँ पर किनारे एक पोर्ट है, हाइफा पोर्ट, फिर उस पोर्ट से हमने सीधा ग्रीस के बंदरगाह तक सामान उतार दिया और सीधा यूरोप से हम कनेक्ट हो गए। समझ गए। तो यहाँ पर तीनों ही जो रीजन्स हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। हमें अगर कोई सामान एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ सामान इनको हमें देना हो, हमें बेचना हो, तो यहाँ पर ये भी इसी रास्ते से सामान बेच सकते हैं। तो यहाँ पर ये विन विन सिचुएशन है सभी कंट्रीज़ के लिए। तो यही है हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझ गए। इस कॉरिडोर से क्या फ़ायदा होगा, मैंने आपको बताया। इस कॉरिडोर से जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनका व्यापार हो सकेगा। भारत से यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप तक सामान जा सकेगा और वहाँ से वापस भी आ सकेगा इसी कॉरिडोर के माध्यम से। केवल इतना ही काम नहीं है, इस कॉरिडोर से और भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगा, जॉब्स जनरेट होंगी, पोल्यूशन यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। भारत का जो इस सामान अभी यहाँ पर जहाज़ों से गुजारा जाता है ना, यूरोप तक जो जाता है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो 40% से ज़्यादा तेज़ी से एफिशिएंसी आ जाएगी काम में। अब हम लोग 40% ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकेंगे, यूरोप के साथ में व्यापार कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये कॉरिडोर हमें बहुत कम समय में पहुँचा देगा यूरोप तक, और यूरोप से काफ़ी सारा सामान वापस लेकर आ जाएगा। ठीक है। और इसको लेकर कई सारी कंट्रीज़ ने अप्रूवल दे दिया है, चाहे वो इजराइल हो। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी यहाँ पर इसको वेलकम किया है कि बिल्कुल हम यहाँ पर तैयार हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे दोस्तों इस कॉरिडोर को देखा जा रहा है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करेगा। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, क्योंकि चाइना इस कॉरिडोर से ज़्यादा खुश नहीं है। दुनिया भर की कंट्रीज़ यहाँ पर थोड़ी सी खुश नज़र आई, लेकिन यहाँ पर चाइना इससे खुश नहीं है, क्योंकि चाइना को पता है कि कहीं ना कहीं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको टैकल किया जा रहा है इस कॉरिडोर से। BRI की कोई ज़्यादा वैल्यू बचेगी नहीं अगर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया गया तो, क्योंकि इससे जो व्यापार है 10 दिन से कम के अंदर यानी 10 से भी कम दिन लगेंगे, 40% तेज हो जाएगा व्यापार इन तीनों रीजन्स के अंदर में। तो यहाँ पर BRI की कोई आवश्यकता इन सभी कंट्रीज़ को नहीं पड़ने वाली, यूरोप को नहीं पड़ने वाली। जैसे इटली ने BRI को ज्वाइन किया था तो इटली यहाँ पर विड्रॉ कर गया। इटली कह रहा है अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, व्यापार करना होगा तो सीधा सीधा हम यहाँ पर कर सकेंगे और ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। समझ गए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, कुछ प्रॉब्लम यह है इजराइल और गल्फ कंट्रीज़ के रिलेशंस। क्योंकि दोस्तों इजराइल जो है ना, इजराइल और पैलेस्टीन का आपस में विवाद रहता है। अब कई सारी जो अरब नेशंस है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं इस इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर में। कई सारे देश ऐसे अभी भी हैं दुनिया में जो इजराइल को एक देश नहीं मानते, ठीक है, एक कंट्री नहीं मानते। उनका कहना है इजराइल बस खाली आकर बस गया, कब्जा करके अपना पूरा का पूरा जो देश है वो बसा लिया, पैलेस्टीनियंस को यहाँ पर हटाकर। ठीक है। तो इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए अभी क्या हुआ, इजराइल को ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई है। तो अरब कंट्रीज़ अब धीरे धीरे यहाँ पर इजराइल के साथ में रिलेशंस बना रही हैं। फॉर एग्जांपल इजराइल के जो ऑफिशियल टाइज़ हैं अगर मिडिल ईस्ट में किसी के साथ में, तो वो केवल इजिप्ट के साथ में है, जॉर्डन के साथ में। यूएई ने हाल ही में इसको इजराइल को एक मान्यता दे दी है, फिर बहरीन है, फिर मोरक्को है। ये सब कंट्रीज़ यहाँ पर इजराइल को एक देश मान रही हैं अरब रीजन में। लेकिन यहाँ पर मेन कंट्री तो सऊदी अरेबिया है ना भाई।
ठीक है। सऊदी अरेबिया इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाता है इस इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में। तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि सऊदी अरेबिया को भी इजराइल से रिलेशंस मेंटेन करने पड़ेंगे। सऊदी अरेबिया को भी यहाँ पर पैलेस्टीन को छोड़कर इजराइल को यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा। खैर वो आने वाले समय पर देखा जाएगा, बट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो यूएस है, जो अमेरिका है, वो बीच में आए और आकर यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका के जो सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों ही यहाँ पर सगे दोस्त हैं, रिलेशंस दोनों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो फोकस किया जाएगा कि इनके बीच में जो रिलेशंस को बैठाया जा सके, इजराइल को यहाँ पर एक मान्यता दी जा सके। ठीक है। अब दोस्तों इस यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर कुछ लिखना है तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लिखित में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। ये कॉरिडोर क्या है, कैसे हेल्प कर सकेगा, एक गेम चेंजर हो सकेगा, कैसे हम चाइना को काउंटर करेंगे, चाइना के BRI को काउंटर करेंगे, ये सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया है। सिंपल, क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैसे तो आज संडे है, संडे में हमारा साइंस एंड टेक का पेज आता है, उस पर भी कुछ खास आर्टिकल्स नहीं है। जैसे एक आर्टिकल यह है, निपा वायरस को लेकर बात कर रहा है। ये निपा वायरस हमें केरला में ही क्यों देखने को मिला, क्योंकि अभी काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि भाई केरला में कई सारे केसेस निपा वायरस के देखने को मिल रहे हैं, कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। इसकी वजह से एक अलर्ट जारी कर दिया गया है केरला के अंदर में। हमारी केंद्र सरकार ने अपनी टीम भेज दी है केरला में, ताकि यहाँ पर इस प्रकार का जो वायरस है इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि केरला में इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि अगर इतिहास देखोगे तो केरला में कई बार निपा वायरस का आउटब्रेक हो चुका है। 2018 में भी, 2021 में भी, 2023 अभी चल रहा है। तो इस दौरान भी हमें यहाँ पर स्पेशली कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में ये निपा वायरस के केसेस नज़र आए। 2019 में जो निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ था केरला में, वो स्पेशली एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और तब से अभी तक कह सकते हो पिछले 5 सालों में 4 बार बड़े बड़े आउटब्रेक्स हो चुके हैं। 4 बार यहाँ पर ये केरला में बीमारी निकल कर देखने को मिली है। ये वायरस कहीं ना कहीं कह सकते हो जो केरला के अंदर में चमगादड़ पाए जाते हैं उनके अंदर एंडेमिक हो चुका है। यानी केवल केरला में पाए जाने वाले जो चमगादड़ हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो वायरस है वो उन्हीं में सेट हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें केरला में बार बार ये जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अगर किसी को कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं इस प्रकार के तो उनकी टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग करने पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव है वो देखने को मिल जा रहा है। ठीक है। तो उसको लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। तो बार बार निपा वायरस चर्चा में ऑलरेडी मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, याद होगा, पढ़ा दिया है ना मैंने 3-4 बार, दोनों वीडियोज़ में पढ़ा दिया है। फिर भी कोई बात नहीं, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप इसके बारे में याद रख सको, क्योंकि आज एक बड़ा आर्टिकल आया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आर्टिकल थमने वाला नहीं है, आगे बार बार ये न्यूज़ में आता रहेगा जिस तरीके से केसेस बढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस यानी इन जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चमगादड़ है, इसको हम फ्रूट बैट बोलते हैं। ठीक है। ये फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। तो इस वाले चमगादड़ में, क्योंकि ये चमगादड़ एक नेचुरल रेजर्वॉयर है इस निपा वायरस का। नेचुरल रेजर्वॉयर का मतलब है नेचुरली इसके अंदर में ये वायरस पाया जाता है, स्पेशली इसके यूरिन में, इसके पेशाब में, इसके मल में, इसका लार जो होता है सलाइवा, उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो मान लो किसी पेड़ पर ये चमगादड़ बैठा है, इसने एक फल खा लिया छोटा सा और थोड़ा बहुत खा लिया होगा। इससे क्या हुआ कि ये जो वायरस इस फल में पहुंच गया, ये फल नीचे गिर गया, एक इंसान ने खा लिया, तो क्या होगा कि उस इंसान में वायरस पहुंच जाएगा। फिर वो इंसान दूसरे अपने दोस्तों से मिलेगा, अपने फैमिली से मिलेगा, तो वो बाकी सारे लोगों में वायरस फैलाता हुआ चलेगा। जैसे कोविड में था ना, कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर इसमें भी देखने को मिलता है। ये भी एक जूनोटिक वायरस है। तो ये निपा वायरस सबसे पहली बार जो आउटब्रेक हुआ था इसका, वो हुआ था मलेशिया के अंदर में 1998 में। फिर दूसरा इसका आउटब्रेक हुआ सिंगापुर में 1999 में। और उसके बाद में धीरे धीरे हमने देखा कि चमगादड़ों से जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो घर में हम पालतू जानवर को एक तरीके से रखते हैं, डॉग्स में, कैट्स में, हॉर्स में, इनके अंदर भी यहाँ पर ये जो वायरस है वो देखने को मिला, क्योंकि वो जानवर कहीं ना कहीं चमगादड़ के इस वायरस के कॉन्टैक्ट में आ गए होंगे, जिस वजह से यहाँ पर उनके अंदर वो वायरस फैला, फिर उससे इंसानों में फैला और इंसानों से इंसानों में फैलना शुरू हो गया। फिर ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो इसमें आपको बता चुका हूँ, जो फ्रूट बैट है हमारा या फ्लाइंग फॉक्स है, जो कि टेरोपस जीनस को बिलोंग करता है, यहाँ पर ये एक नेचुरल रेजर्वॉयर माना जाता है निपा वायरस का। नेचुरल रेजर्वॉयर निपा वायरस का ही नहीं, केवल इसमें कई सारे और वायरसेस पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हेंद्रा वायरस भी देखने को मिलता है। सिम्टम्स की बात करेंगे तो अगर किसी को निपा वायरस हो जाता है तो उसका जो बुखार है बहुत तेज़ी से हो जाएगा, उसके सर में दर्द होगा, नींद आने लगेगी, मेंटल कन्फ्यूजन होगा, कोमा में चले जाएगा और डेथ होने के भी काफ़ी सारे चांसेस हैं। फिर बात आती है प्रिवेंशन की। तो निपा वायरस को क्या रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है जो यहाँ पर निपा वायरस को ठीक कर सके। बस रोक सकते हैं कैसे? एक इंटेंसिव सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करवाकर। जिस इंसान को ये वायरस हो चुका है उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा ताकि यहाँ पर उसको बचाया जा सके। समझ गए? वैसे कोई प्रॉपर वैक्सीन आज के समय पर इसको लेकर अवेलेबल है नहीं। तो दोस्तों ये हमारा साइंस एंड टेक को लेकर जो पेज था वो पूरा खत्म हो गया। फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल था, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कैमरा है उसका यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है हमारे अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर में।
ताकि हम लोग जानवरों की काउंटिंग कर सकें। और साथ ही साथ में जो पोचर्स होते हैं, पोचर्स मतलब जो शिकारी हैं, जो शिकार करने आए इलीगल तरीके से, आप देख पाओगे पोचर इसके हाथ में बंदूक है, ठीक है, अब ये जानवर का शिकार करने के लिए आया है, तो इनको भी पकड़ा जा सकेगा इस कैमरे के माध्यम से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़िया तरीके से यूज़ हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पावर है उसका एक सही उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। इससे जो वाइल्ड एनिमल्स होंगे उनको मॉनिटर किया जा सकेगा, उनको देखा जा सकेगा, उनकी गिनती करनी है तो गिनती की जा सकेंगी इन कैमरास के माध्यम से। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा सिस्टम जो है ये आज के समय पर टेस्ट किया जा रहा है कई सारे एरियाज़ में, खासकर कान्हा और पेंच कॉरिडोर जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ जो पोचर्स हैं वो भी दिखाई पड़े हैं जो इलीगल तरीके से जानवर को पकड़ने जा रहे थे। समझ गए? तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इसको पढ़ सकते हो कि भाई एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट या फिर एक बढ़िया यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो यूपीएससी का 2014 का क्वेश्चन था कि भैया यहाँ पर कौन सा एक ऐसा जोड़ा है फसलों का जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। वाटर इंटेंसिव मतलब जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शुगर केन एंड राइस। गन्ना और चावल दोनों की खेती करने में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, दोनों की दोनों वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।